आज के इस डीप डाइव में ना हम्म, हम बॉटल ऑफ लाइज किताब के तीसरे चैप्टर के कुछ बहुत ही दिलचस्प हिस्सों को खंगालने वाले हैं। हाँ, और ये चैप्टर सच में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है। बिल्कुल। और हमारा मिशन आज महज कुछ फैक्ट्स या आंकड़े गिनाना नहीं है। मेरा हमेशा से मानना है कि पॉडकास्ट को एक कहानी सुनानी चाहिए, लाइक दे शुड टेल अ स्टोरी। तो आज एक कहानी के जरिए हम 2000 के दशक की शुरुआत में भारत में जो कॉर्पोरेट ग्लोबलाइजेशन हो रहा था उसका असली चेहरा समझने की कोशिश करेंगे। सही कहा। मतलब ये कोई बोरिंग रिपोर्ट नहीं है, ये तो पूरी एक थ्रिलर फिल्म जैसी कहानी है। एग्जैक्टली। एक ऐसे शहर को इमेजिन किया जा सकता है जहां दुनिया की फॉर्च्यून 500 कंपनियों के चमचमाते ग्लास टावर आसमान छू रहे हैं, बाहर गोल्फ कोर्स की शानदार हरियाली हो, लेकिन पीने का पानी और बिजली ना हो। ये जो कॉन्ट्रास्ट है ना, यही इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी नींव है। हाँ, मतलब ये दिखावे, कॉर्पोरेट जुगाड़ और एक ऐसी ऐतिहासिक घटना की कहानी है जिसने ग्लोबल फार्मा इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदल दिया। बिल्कुल। तो अगर हम अगस्त 2003 के गुड़गांव की बात करें ना, तो ऐतिहासिक रूप से ये बस एक सोया हुआ सा किसानी कस्बा था, अरावली की पहाड़ियों के किनारे। हाँ, कुछ खास नहीं था वहाँ। लेकिन फिर अचानक से वहाँ आउटसोर्सिंग का एक ऐसा बूम आया कि रातों रात खेतों की जगह साइबर सिटी ने ले ली। एक्सेंचर, मोटोरोला, IBM जैसी कंपनियों ने अपने विशाल दफ्तर वहाँ खोल लिए। पर यही एक बड़ा पेच था, है ना? हाँ, पेच ये था कि प्राइवेट सेक्टर की रफ्तार इतनी तेज थी कि जो सरकारी बुनियादी ढांचा था वो उसके आसपास भी नहीं फटक सका। मतलब एक तरफ मिलेनियम सिटी का बोर्ड चमक रहा है और दूसरी तरफ पानी की कोई पाइपलाइन ही नहीं है। सच में ये तो अजीब है। पूरा शहर बस जमीन से पानी खींचने वाले बोरवेल और 24 घंटे चलने वाले प्राइवेट डीजल जनरेटरों पर टिका हुआ था। इसी वजह से उस समय BBC ने गुड़गांव को एक बहुत ही सटीक लेकिन चुभने वाला नाम दिया था। उन्होंने इसे कहा था अमीरों की मलिन बस्ती या स्लम फॉर द रिच। स्लम फॉर द रिच, बाप रे, ये नाम वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि हम विकास किसे कहते हैं। बिल्कुल, क्योंकि स्लम की ही तरह वहाँ भी सीवर, पानी या बिजली का कोई नियोजित ढांचा नहीं था। बस फर्क इतना था कि वहाँ रहने वाले लोग सूट पहनते थे और मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करते थे। राइट। और इन सोर्सेज में ना एक किरदार का जिक्र है जो इस पूरी व्यवस्था को बहुत अच्छे से समझाता है, ठाकुर का किरदार। हाँ, ठाकुर वो भारतीय मूल का एक विदेशी नागरिक है जो रैनबैक्सी कंपनी में काम करने के लिए गुड़गांव आया है। और वो रहता कहाँ है? फेज 1 के एक आलीशान घर में। मतलब उस घर के अंदर एकदम परफेक्ट दुनिया है। इटालियन टाइल्स हैं, 24 घंटे AC चल रहा है, सब कुछ एकदम साफ सुथरा है। लेकिन जैसे ही वो अपने घर का दरवाजा खोलता है, बाहर एक अलग ही लेवल की अराजकता है। धूल, ट्रैफिक और कोई नियम नहीं। और ये जो अराजकता थी ना, वो सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं थी, ये उनके एडमिनिस्ट्रेशन की रग रग में बसी थी। एग्जैक्टली। सोर्सेज में एक बहुत ही मजेदार घटना है जब ठाकुर एक विदेशी नागरिक के तौर पर खुद को रजिस्टर करने वहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन जाता है। तो उसे एक जर्जर सी इमारत मिलती है, राइट? हाँ, और वहाँ बैठे पुलिस वालों को खुद ही नहीं पता कि वीजा रजिस्ट्रेशन के नियम क्या हैं। वो इस बात से हैरान है कि एक सूट बूट वाला कॉर्पोरेट आदमी खुद चलकर ये सरकारी काम करवाने क्यों आ गया। क्योंकि आमतौर पे तो ये काम दलालों के जरिए होता था। तो जरा इसे अनपैक करते हैं। अगर सिस्टम को खुद ही अपने नियम नहीं पता तो वहाँ कोई सरवाइव कैसे करेगा? यही तो बात है। लेकिन ठाकुर का जो रवैया था ना, वो टिपिकल कॉर्पोरेट वाला था। वो हार नहीं मानता। वो घर जाता है, इंटरनेट से फॉर्म प्रिंट करता है, उन्हें भरता है, साइन करता है और सबसे मजेदार बात, वो उन फॉर्म्स को लैमिनेट करवा कर जमा करता है। लैमिनेट मतलब ये लैमिनेशन वाला हिस्सा बहुत गहरा सिंबल है। ठाकुर का मानना था कि हमने कागजों के पहाड़ खड़े कर दिए। हाँ, भारत में कागजी कार्रवाई अक्सर काम को आसान बनाने के लिए नहीं होती, बल्कि वो कंफ्यूजन और भविष्य की परेशानी से बचने का एक हथियार है। मतलब ठाकुर को लगा कि अगर सब कुछ लैमिनेटेड होगा तो कोई इस पर सवाल नहीं उठा सकता। बिल्कुल, ये जवाबदेही से बचने और एक बेतरतीब सिस्टम में खुद को सेफ फील कराने का तरीका था। ये तो लाइक ऐसा हो गया जैसे किसी दलदल के ऊपर कोई 5 स्टार पेंट हाउस बना रहा। वो लोग शायद यही मानते थे कि उनकी मल्टीनेशनल कंपनियां अपने वेस्टर्न तरीकों से सुस्त सिस्टम को बदल देंगी। हाँ, और ये सोचना उस समय के कॉर्पोरेट बूम की एक बहुत आम मानसिकता थी। प्राइवेट कंपनियों को उद्धारकर्ता माना जा रहा था। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही थी।
और ये समझने के लिए हमें इन कागजों से निकलकर असल सड़क पर आना होगा। मेहरौली गुड़गांव रोड की तरफ, यानी एमजी रोड। हाँ, रनबैक्सी का जो भव्य रिसर्च सेंटर था, जहां उनके लेट फाउंडर परविंदर सिंह की एक शानदार तस्वीर टंगी थी, उसके ठीक बाहर एमजी रोड की हालत किसी दुस्वप्न से कम नहीं थी। वो कॉन्ट्रास्ट बहुत जबरदस्त है। शीशे के टावरों के बाहर कोई ट्रैफिक सिग्नल नहीं, स्ट्रीट लाइट नहीं, बस गाड़ियां भाग रही हैं। और इसी एमजी रोड पर एक रात वो घटना होती है जो कहानी का रुख ही बदल देती है। सही कहा। ठाकुर अपने ड्राइवर विजय कुमार के साथ रात को काम से लौट रहा था। तभी उनकी गाड़ी की हेडलाइट में सड़क पर एक खून से लथपथ आदमी दिखाई देता है। अब यहाँ दो अलग अलग मानसिकताओं का सीधा टकराव होता है। बिल्कुल। विजय, जो वहाँ का लोकल इंसान है, उसका पहला रिफ्लेक्स होता है कि गाड़ी मत रोको, साइड से निकाल लो। और ये कोई संवेदनहीनता नहीं थी। मतलब एक आम आदमी जानता था कि पुलिस और अस्पताल के चक्कर में पड़ने का मतलब है अपनी जिंदगी बर्बाद करना। ये तो बस एक सर्वाइवल मैकेनिज्म। एग्जैक्टली। लेकिन ठाकुर, जो वेस्टर्न रूल्स पर चलने वाला इंसान था, उसने जिद की और गाड़ी रुकवा दी। पर क्या हम विजय को गलत ठहरा सकते हैं? मतलब एक टूटे हुए सिस्टम में सही काम करना अक्सर आपको ही निशाना बना देता है। वही तो हुआ। वे उस अजनबी को अस्पताल ले जाते हैं। ठाकुर अपनी जेब से 7,000 रुपए का बिल भरता है। 7,000 उस जमाने में? हाँ, जो लगभग $140 था। विजय की 2 हफ्तों की कमाई से भी ज्यादा। और ठाकुर यही नहीं रुकता, वो वहाँ अपना बिजनेस कार्ड भी छोड़ देता है। बिजनेस कार्ड? ये तो बहुत भारी पड़ने वाला है। बिल्कुल पड़ा। अगले ही दिन रैनबैक्सी के दफ्तर में पुलिस पहुंच जाती है। उनका लॉजिक था कि अगर ठाकुर ने एक्सीडेंट नहीं किया तो उसने पैसे क्यों दिए। ये तो सीधा सीधा ब्लैकमेल और जबरदस्त वसूली का केस था। मतलब पुलिस को यकीन ही नहीं था कि कोई बिना स्वार्थ के किसी की मदद कर सकता है। हाँ, तो फिर रैनबैक्सी के HR को बीच में आना पड़ा और उन्होंने कुछ ले देकर मामला रफा दफा किया। इसका मतलब क्या निकाला जाए? अगर ठाकुर के पास रैनबैक्सी जैसी पावरफुल कंपनी का बैकअप नहीं होता तो उसका क्या होता? वो तो बस सालों तक पुलिस और कोर्ट के चक्कर काटता रहता। इस घटना ने एक बात साफ कर दी कि उस वक्त कंपनियां एक पैरेलल स्टेट की तरह काम करती थी। पैरेलल स्टेट? हाँ, मतलब एक समानांतर सरकार। उनके पास पावर थी कि वो समस्याओं को गायब कर सके। लेकिन जो आम इंसान था ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। ठाकुर को समझ आ गया था कि उसके आदर्शों की वहाँ क्या कीमत है। ये बहुत ही विडंबना वाली बात है। एक तरफ ठाकुर अपनी पर्सनल लाइफ में इस सिस्टम के खोखलेपन से जूझ रहा था और दूसरी तरफ रैनबैक्सी को दुनिया भर में एक मसीहा के तौर पे पेश कर रही थी। और यहीं से कहानी ग्लोबल लेवल पर शिफ्ट होती है। हम 21 नवंबर 2003 की बात कर रहे हैं। हाँ, वो ऐतिहासिक दिन। रैनबैक्सी का वही हेडक्वार्टर जहां बाहर धूल उड़ रही थी, अचानक उसकी छतों पर स्नाइपर तैनात थे। सीक्रेट सर्विस के एजेंट चप्पे चप्पे पर थे। क्योंकि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन वहाँ आ रहे थे। मतलब यहाँ कहानी सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। क्लिंटन वहाँ क्यों आ रहे थे? वो रैनबैक्सी को थैंक यू बोलने आए थे, क्योंकि रैनबैक्सी और कुछ भारतीय कंपनियां अफ्रीका के लिए एड्स की जीवन रक्षक दवाएं सिर्फ 38 सेंट प्रतिदिन के हिसाब से बना रही थी। 30 सेंट? ये तो ब्रांडेड दवाओं से लगभग 75% सस्ती थी। बिल्कुल। और इसके पीछे का अर्थशास्त्र समझना जरूरी है। भारत में उस समय प्रोडक्ट पेटेंट नहीं, बल्कि प्रोसेस पेटेंट लागू था। मतलब आप सेम दवा बना सकते हैं, बस बनाने का तरीका अलग होना चाहिए। एग्जैक्टली, रिवर्स इंजीनियरिंग। लेकिन रुको, अगर ये लीगल था तो फिर वेस्टर्न दुनिया में इन जेनेरिक दवाओं को इतनी नफरत से क्यों देखा जाता था? सोर्सेज में लिखा है कि कैमरून में डॉक्टरों ने पिपी द चैट्स, यानी बिल्ली का पेशाब कहते थे। हाँ, ये सच है। और इसके 2 कारण थे। एक तो वेस्टर्न फार्मा लॉबी ने जानबूझकर ये भ्रम फैलाया था कि जेनेरिक दवाएं नकली होती हैं, ताकि उनका अपना प्रॉफिट मार्जिन न गिरे, राइट? हाँ। लेकिन दूसरा कारण ये भी था कि भारतीय कंपनियों के क्वालिटी कंट्रोल पर उस वक्त काफी सवाल उठते थे। कभी-कभी दवाओं में एक्टिव इंग्रेडिएंट्स कम होते थे। हाँ। तो अविश्वास पूरी तरह से झूठा भी नहीं था। तो फिर ये नजरिया अचानक से कैसे बदल गया? टर्निंग पॉइंट आया 2003, जब अमेरिका में एंथ्रैक्स हमले का डर फैला। बायर कंपनी की जो दवा थी सिप्रो, उसकी भारी कमी हो गई और वो बहुत महंगी बिक रही। तो रैनबैक्सी ने अपनी सस्ती दवा ऑफर कर दी। बिल्कुल। हालांकि पेटेंट की वजह से अमेरिका उसे खरीद तो नहीं पाया, लेकिन पूरी दुनिया को ये मैसेज चला गया कि भारत भारी मात्रा में सस्ती दवाएं बना सकता है। और फिर जब एड्स महामारी ने अफ्रीका में हाहाकार मचाया तो 38 सेंट की ये दवा किसी चमत्कार से कम नहीं। सही बात। लेकिन एक सवाल,
क्या रैन बैक्सी सच में ये सब इंसानियत के लिए कर रही थी या ये बस एक चालाक पीआर स्ट्रैटेजी थी? ये दोनों का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मिक्स था। मतलब जाने तो बची, लेकिन कंपनी के लिए ये एक मास्टर स्ट्रोक था। क्लिंटन का दौरा सिर्फ एक फोटो ऑप नहीं था, वो पूरी इंडस्ट्री के लिए लेजिटिमेसी का एक थप्पा था। वाओ, मतलब जो काम करोड़ों के पीआर कैंपेन्स नहीं कर पाए वो क्लिंटन की एक स्पीच ने कर दिया। रातों रात वो नकलची से मानवता के रक्षक बन गए। बिल्कुल, लेकिन हर चमकदार कॉर्पोरेट कहानी के पीछे एक सच्चाई होती है ना। हाँ? रैन बैक्सी ने क्लिंटन के सामने एक परफेक्ट तस्वीर पेश की थी, लेकिन जैसे ही क्लिंटन वहां से अपना अगला सफर तय करते हैं, एक ऐसी घटना होती है जो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा मेटाफर बन जाती है। आगरा का सफर, क्लिंटन ताजमहल देखने जाते हैं। हाँ, और प्रदूषण से बचाने के लिए उन्हें एक इको फ्रेंडली इलेक्ट्रिक बस में बैठाया जाता है। सब कुछ बहुत प्रोग्रेसिव लग रहा था। लेकिन फिर वो बस बीच रास्ते में ही स्टॉल हो जाती है, बंद पड़ जाती है। एग्जैक्टली। दुनिया के सबसे ताकतवर देश के पूर्व राष्ट्रपति को बस से उतरकर पैदल चलना पड़ता है। ये सीन अपने आप में बहुत कुछ कहता है। मतलब एक तरफ दुनिया की महामारियों को खत्म करने के बड़े बड़े दावे और करोड़ों डॉलर की डील, और दूसरी तरफ एक बस भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाती। ये बस उसी ताजे पेंट की तरह थी जिसे किसी जर्जर नींव पर पोत दिया गया हो। क्लिंटन का वो आगरा का सफर और गुड़गांव में रैन बैक्सी का वो दिखावा, दोनों एक ही बात कहते हैं। इस शानदार मुखौटे के पीछे एक बहुत ही टूटा हुआ बुनियादी ढांचा छिपा था। ठीक वैसे ही जैसे उन आलीशान ग्लास टावरों के बाहर सीवर का पानी बह रहा था, और जैसे ठाकुर के घर के अंदर सब कुछ लैमिनेटेड और परफेक्ट था, लेकिन बाहर सड़क पर एक इंसान की मदद करने पर उसे पुलिस की वसूली झेलनी पड़ी। बिल्कुल, इस कहानी से यही समझ आता है कि कॉर्पोरेट ग्लोबलाइजेशन ने भारत को दुनिया के नक्शे पर ला तो दिया, लेकिन विकास की नींव अंदर से बहुत खोखली थी। ठाकुर जैसे लोग उस सिस्टम के आगे बेबस थे। और रैन बैक्सी जैसी कंपनियों ने ग्लोबल मंच पर अपनी एक ऐसी मसीहा वाली छवि बना ली जिसने उनकी सारी अंदरूनी कमियों को ढक दिया। हाँ, क्लिंटन की विजिट ने उन्हें एक ऐसा सुरक्षा कवच दिया कि उन पर सवाल उठाना मुश्किल हो गया। मतलब हम किसी भी सक्सेस स्टोरी को सिर्फ उसके चमकीले कवर से नहीं आंक सकते। बिल्कुल नहीं, क्योंकि अक्सर उस कवर के पीछे कई कड़वी सच्चाइयां होती हैं जिन्हें फाइलों में लैमिनेट करके दबा दिया जाता है। तो आज की इस चर्चा के बाद एक बहुत ही गहरा विचार सामने आता है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। वो क्या? यही कि जब कोई बहुत बड़ी ग्लोबल इंडस्ट्री जो पूरी दुनिया की जान बचाने का दावा करती हो, एक ऐसी खोखली नींव पर खड़ी हो जहां बुनियादी नियम और ढांचा आए दिन उस आगरा वाली बस की तरह बंद पड़ जाते हों, तो क्या वो चमचमाता मुखौटा हमेशा टिका रह सकता है? ये तो सच में सोचने वाली बात है। या फिर किसी ना किसी दिन पूरी दुनिया को भी उस खराब बस से उतरकर पैदल चलकर असली सच्चाई का सामना करना ही पड़ेगा? इसी सवाल के साथ हम आज का ये डीप डाइव यहीं खत्म करते हैं। उन चमचमाती इमारतों और